मेरा नाम है डॉक्टर दीप्ति पाटिल। मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ और एक गर्भ संस्कार कंसल्टेंट हूँ निमाइस बॉर्नी हॉस्पिटल थाने में, जो कि पास पखड़ी में है। ठीक है। आज हमने ये ऑनलाइन वेबिनार गर्भ संस्कार इस टॉपिक के ऊपर रखा है और हमारे आज के गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर वैदेही देवधर जी। ठीक है। जो कि एक सीनियर गर्भ संस्कार मार्गदर्शक है। लास्ट 20 सालों से वो इस क्षेत्र में कार्यरत है। जब से 2002 में उन्होंने अपनी गर्भ संस्कार मार्गदर्शक की डिग्री हासिल की, तब से मैम अनेक मार्गों से गर्भ संस्कार का प्रचार कर रही है। जैसे कि वो जगह-जगह पर वेबिनार, सेमिनार और वर्कशॉप अरेंज करती रहती है। मुंबई में होते हैं, पुणे में होते हैं, औरंगाबाद में होते हैं, नासिक में होते हैं, अ, सूरत में भी होते हैं। मैम के बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, पर वो भी मैम से जुड़े हुए हैं गर्भ संस्कार लेने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ-साथ मैम ने गर्भ संस्कार इस टॉपिक के ऊपर अनेक बुक भी लिखे हैं। जैसे कि आई नहीं होणार, गर्भवती के क्रियाकलाप, शिशु अवस्था के संस्कार, शुद्ध बीजापोटी और अन्य कई, जो कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और इसी के साथ-साथ मैम ने समर्थ भारत निर्माण, ये उनका जो मिशन है, लाइव मिशन, मैम उसके ऊपर भी काम कर रही है। मैम, मैं बॉर्नियो की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एंड धन्यवाद, आपने आज आपके बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीप्ति। और अभी आप सभी क्रिएटर्स को भी आपका भी अभिनंदन कि आप इतना अच्छा क्रिएशन का काम कर रहे हो और हमें भी समर्थ भारत निर्माण में सहयोग दे रहे हो। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहती हूँ बॉर्नियो हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है डॉक्टर संतोष मत्रेवाल सर, उनको, जिनकी कंसेप्ट है कि मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। तो अंडर वन रूफ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट जो गायनेकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियन है, जो भी कुछ सुविधा लगती है एक जीव निर्माण के लिए, वो सब एक रूफ के अंदर उन्होंने अरेंज किया है। और उनका और एक मिशन है कि वो ऐसी जगह अनेक जगह पे उनके ऐसे जो हॉस्पिटल्स है ऐसे उनको स्थापित करने हैं। तो आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सबको पुनः एक बार क्रिएशन के लिए, आप जो माता है, आपके अंदर जो क्रिएशन चल रहा है, आप अभी क्रिएटर बन गए हो, तो आपको भी आपका भी अभिनंदन। जी मैम, धन्यवाद। बॉर्नियो एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, जहाँ पे मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदा साइंस मिल के हम प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत कम जगह पे देखने के लिए मिलता है। तो मैम, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गर्भ संस्कार। हमारे साथ अनेक माताएं जुड़ी हुई है जिनको गर्भ संस्कार के बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो है। कुछ मदर्स तो गर्भ संस्कार ले भी चुकी होगी, पर आज हम आप जैसे सीनियर एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे मैम कि आपके व्यू से गर्भ संस्कार है क्या? गर्भ संस्कार ये वर्ड अभी इतना कॉमन हो गया है कि जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं हाँ हमने गर्भ संस्कार किया है। तो क्या एक आधा बुक पढ़ा है गर्भ संस्कार का, या मोबाइल पर हम राम रक्षा सुनते हैं। तो सिर्फ मोबाइल गर्भ संस्कार करने में वो काफी नहीं है। तो हमें गर्भ संस्कार का एक्चुअल मीनिंग समझना पड़ेगा। आज पूरे 1 घंटा हम वही समझने वाले हैं। एक शॉर्ट डेफिनेशन बताती हूँ आपको गर्भ संस्कार की। गर्भ और संस्कार 2 शब्द से ये बना है। गर्भ अर्थात फीटस, जो स्पर्म, ओवम एंड एक आत्मा, ये 3 चीजों से बन के 9 महीने तक एक माँ के शरीर में रहता है। अभी देखो, एक इतना फीस साइज का यूटेरस का साइज है। इतने से यूटेरस में इतना 3 केजी का बेबी बढ़ रहा है। आजू बाजू में पूरा अंधेरा है और उसने उसका पूरी डेवलपमेंट फिजिकली, मेंटली जो भी कुछ ग्रोथ होने वाली है, पूरी ग्रोथ होती है वो 9 महीने के पीरियड में। तो इस ग्रोथ के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन निर्माण करना, कुछ वातावरण निर्मित जिसको कहते हैं, वो करना अर्थात संस्कार। संस्कार जब हम सुनते हैं शब्द, तो हमें हमारे आंखों के सामने आता है कोई पूजा पाठ, तंत्र मंत्र ऐसा। तो ऐसा नहीं है, संस्कार एक बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इस संस्कार अर्थात क्या?
क्या होता है ये विज्ञान? तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। चेंजेस जो आते हैं, जो परिवर्तन लाना अपेक्षित है, वो सब संस्कार से होता है। देखो आज तक आप किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, लेकिन आज आप क्या बनने वाले हो? आज से डिलीवरी के बाद आप एक मदर बनने टीचर वाले बनने वाले हैं। हो। मदर बनने के लिए कुछ ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा। कभी आपने जी मैम। कॉलेज में, स्कूल में सीखा है? नहीं, तो ये ट्रेनिंग लेने का पीरियड है। तो परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, यह संस्कार है और इस संस्कार से होता है। तो हमने देखा है कि दूध का दही बनता है, हम पॉपकॉर्न खाते हैं, तो जो कच्चा वाला कॉर्न है, हम चबा जी के जी। नहीं खा सकते और उसको टेस्ट भी जी, नहीं आता। तब जब उसके ऊपर अग्नि का संस्कार होता है, तो वो बहुत टेस्टी होते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत लाइट हो जाते हैं। तो ये संस्कार से परिवर्तन होता है। तो गुणों में परिवर्तन, ये संस्कार है। तो अभी हम गर्भ में संस्कार कैसे करेंगे? तो वो जहाँ से आया है, इस सृष्टि में आएगा, तो वो सृष्टि में आने के लिए उसमें कौन से क्वालिटीज होने चाहिए, वो हमें समझकर वो क्वालिटीज उसमें लाने का प्रयास, अर्थात गर्भ संस्कार। जी मैम, आपने तो बहुत अच्छे से समझाया। गर्व संस्कार यानी कि जो चीज़ है उसे संस्कार देके और अच्छा बनाना, एक कुछ हाँ, अच्छा हाँ, परिवर्तन लाना ये संस्कार होता है। जी मैम, हाँ। यही एक अच्छी बात होती है एक्सपर्ट से सुनने की। और कैसा है कि पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है, हमें निगेटिविटी को कम करना है। अभी हम प्रेग्नेंट हो गए, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि ट्रैफिक एकदम से बंद हो जाएगा रास्ते का। जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है वो बंद, एकदम अच्छे से सब न्यूज़ आने लगी, ऐसा नहीं। रोड जी। एक्सीडेंट वैसे ही होने वाले हैं, घर का एटमॉस्फेयर भी वैसे ही, ऑफिस में भी वही टेंशन, सब परिस्थिति वैसे ही है, लेकिन एक मदर को टर्न होना है अपने बेबी के लिए, क्योंकि वहाँ तक फ़िल्टर्स लगाना है वहाँ पे। तो ये फ़िल्टर्स लगाने के काम भी गर्भ संस्कार करता है। तो जी मैम, परिस्थिति ज़रूर। चेंज होने वाली नहीं है, हमें सिर्फ चेंज होना है। हाँ, परिस्थिति को तो हम हैंडल नहीं कर सकते, हुँ, पर अगर हमें बेबी को अच्छा वातावरण देना है, तो हमें खुद को ट्रेन रखना पड़ेगा। जी मैम, ज़रूर। मैम, पर ये जो गर्भ संस्कार है, ये आज की जनरेशन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबका जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है बहुत ही स्ट्रेसफुल और बिज़ी होता है। तो मैम, आप ऐसे मदर्स के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे कि आप उन्हें समझाएँगे तो वो और अच्छे से समझ जाएँगी, नहीं कि इस जनरेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है गर्भ संस्कार लेना? गर्भ संस्कार की जो नीड है, वो 3 लोगों के लिए है। फर्स्ट मदर, सेकंड फीटस और थर्ड है पूरे समाज के लिए। हमें जी, अगर अच्छा समाज निर्माण करना है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो एक जो 3 पॉइंट है उसका कि जो ये पूरे दुनिया से जहाँ पे बहुत अ, खराब चीज़ें चल रही है, हमें समझ रहा है, लेकिन हम वहाँ जाके एकदम से परिवर्तन नहीं करेंगे। जो 3 पॉइंट है, वहाँ से अगर हम परिवर्तन करना शुरू करेंगे, वो फीचर से, तो परिवर्तन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पूरा समाज अच्छा हो जाएगा उससे। तो ये हमारा, यानी हमारा स्वार्थ क्या है, ये सब हम जो काम कर रहे हैं, उसका स्वार्थ है कि हमारे आजू-बाजू के लोग भी अच्छे हो जाएँगे, हमारे बच्चों के फ्रेंड्स हैं, वो भी अच्छे हो जाएँगे, उनके अंडर जो एम्प्लॉइज़ रहेंगे, अ, कलीग्स रहेंगे उनके ऑफिस में, वो सब अच्छे हो, इसलिए हमारा स्वार्थ है गर्भ संस्कार कराने का। अब मदर को क्या बेनिफिट है उसका? मदर को अभी उसका जॉब, उसका करियर, उसके घर के काम, एक पहला बेबी है तो उसको कैसा पेरेंटिंग करना है वो, उसका एजुकेशन, ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रेस में है वो भी। लाइफ़स्टाइल विकृत है, आज सबकी लाइफ़स्टाइल विकृत है, जिससे हम लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ अभी बढ़ रहे हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, ऐसी कितनी सारी बीमारियां कि जो अभी तक नहीं थी लेकिन प्रेगनेंसी में उसको शुरू हो गई। तो ये सब बीमारियां हैं, तो अभी गर्भ संस्कार का दूसरा कोई उनको पर्याय ही नहीं है। ऑप्शनल ऑप्शन है ही नहीं उनके पास, जी। कंपल्सरी गर्भ ये संस्कार। करना कंपल्सरी हो चुका है। और हाँ। सेकंड, अभी बचा बेबी फिटस। अब 100% सब हम उसके लिए तो कर रहे हैं, तो उसको तो 100% बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है। और वो प्रोसेस के समय हम अच्छे इनपुट्स देते, अच्छी, इतनी से भी अच्छी बात फीटस को मिल जाती है, वो 1000 टाइम्स इंक्रीज होती है, क्योंकि फीटस की जो सेल है, वो पर सेकंड थाउजेंड्स में डिवाइड हो रही है।
तो वो जो सेल डिवीजन चल रहा है वही टाइम अगर उसको हम पॉजिटिव बातें देते रहेंगे तो अपने आप पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। तो मदर ने की हुई एक भी अच्छी चीज उसको 1000 टाइम्स अच्छे इंप्रूवमेंट देने वाली है, और एक भी गलती भले उसको पता नहीं, उसका अज्ञान है, तो भी उसको 1000 टाइम्स वो पीछे लेके जाने वाली है। तो ये चीज हमें पता नहीं तो वो आपका दोष है, आपको समझ लेना चाहिए, आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। और जैसे हम डिग्री लेते थे तो हम नंबर ऑफ ट्यूशन क्लासेस, इधर के नोट्स उधर के नोट्स सब जगह से अपना नॉलेज इकट्ठा करते थे। तो वैसे अब जब प्रेग्नेंट है तो नॉलेज इकट्ठा करना हम देने के लिए रेडी है, लेने के लिए आप उत्सुक है, और आप सभी उत्सुक है। तो इसलिए मैंने पहली बार आपका धन्यवाद किया, आपका अभिनंदन किया कि आप ये सब सुनने के लिए उत्सुक हो। तो जरूर आपको इससे बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जी मैम, सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड है। दादा राव जी, आपके क्वेश्चन हम ज़रूर सुनेंगे, ठीक है? बाद में। पहले हम डिस्कशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है? मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि गर्भ संस्कार सिर्फ गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए नहीं है, तो वो मदर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर हमारा बेबी अच्छा बनेगा, उसके ऊपर अच्छे संस्कार रहेंगे, ऐसे सारे बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार होंगे, तभी तो एक अच्छा समाज भी बनेगा। मैम, और एक बात हम नोटिस करते हैं कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है कि आपको ये भी सीखना है, आपको वो भी सीखना है। एकदम से जब वो 3-4 साल के हो जाते हैं, तो सारे संस्कार उनको एक साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मैम, आप क्या सजेस्ट करोगी कि मैं चाहूँगी कि आपसे सारे मदर सुने कि ये संस्कार जो है हमें कब से देना शुरू करना चाहिए? आयुर्वेद शास्त्र और उससे कंपाइलेशन तैयार किया है, अधिजनन शास्त्र उसका नाम है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है इसका आइडियली अगर हम देखते हैं तो शुरुआत करनी चाहिए जब माता-पिता के मन में आता है, जब पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमें अभी बच्चा चाहिए। जैसा आर्किटेक्ट एक डिजाइन तैयार करता है, फिर इंजीनियर उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। तो वैसे उनके मन में जब आता है तो उन्होंने लिख के रखना चाहिए। तो प्री कंसेप्शन हमारे पास जब कपल आते हैं इसके लिए, तो हम उनको अच्छे विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पहले तो पंचकर्म करके उनका बॉडी क्लींजिंग कर लेते हैं, यानी नेगेटिविटी को हमने पूरा बाहर निकाल दिया। अब पॉजिटिविटी डालना है तो उनको अच्छा रीडिंग करना पड़ेगा, अच्छा सुनना पड़ेगा, अच्छे विचार हमें उनको देने पड़ते हैं, अच्छे मेडिसिन देने पड़ते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से स्टिमुलेट हो। उनका डाइट, उनको ट्रैवलिंग, हम ऐसी जगह उनको बोलते हैं कि आप जाओ, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होने के लिए ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कुछ बड़े लोगों के जन्मस्थली है, निसर्ग सौंदर्य अच्छा है, ऐसी जगह हम उनको घूमने को जाने के लिए भी बोलते हैं। इस प्रकार 3 महीने से जब कपल रेडी होता है, तो उसके बाद उनका गर्भाधान का संस्कार होता है, जो सीड्स पर यानी स्पर्म एंड ओवम पर होने वाला वो संस्कार है। आपने बोला कि जन्म के बाद संस्कार होते हैं, जन्म के बाद तो संस्कार होते रहेंगे, लेकिन ये पहला संस्कार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गर्भाधान संस्कार। फिर अभी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई तो सेकंड थर्ड मंथ में जो भी कुछ ये प्रोसेस में कमियां थी या कुछ नेगेटिविटी आ गई है तो उसको फिर से दूर करने के लिए स्पर्म, ओवम एंड आत्मा तीनों एक साथ आ गए हैं, वो प्रॉपर वहां पे 9 महीने के लिए सेटल हो, इसलिए सेकंड मंथ में और एक संस्कार होता है। फिर एक संस्कार होता है सीमंतोनयन संस्कार, जिसे गोद भराई का संस्कार कहते हैं। वो हर घर में होता है, लेकिन सिर्फ सेलिब्रेशन के मूड में होता है, वो संस्कार मूड में नहीं होता। एक्चुअली संस्कार मूड में हम हमारे क्लिनिक में करते हैं। तो थर्ड संस्कार वो होता है, और फोर्थ संस्कार होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी जातक कर्म संस्कार, जो डायरेक्ट बेबी पे होता है। तो यहाँ से प्रोसेस होती है। तो बिफोर कंसेप्शन 3 मंथ, प्रेगनेंसी के 9 मंथ और जन्म के बाद 5 साल, इतनी बड़ी संस्कार की प्रक्रिया है। गर्भ संस्कार 9 महीने की जादू नहीं है कि एक मैजिक बैंड घुमा दिया और पूरा हेल्दी, बहुत बुद्धिमान, सब जो आपको कुछ चाहिए वो सब वो बच्चे में आ गया। ऐसा नहीं होता, जी बहुत मैम, लंबी बिल्कुल। प्रोसेस है। जी मैम, आपने एकदम सही अच्छे से समझाया, ठीक है। गर्भ संस्कार की हमें शुरुआत मैम प्री कंसेप्शन से ही करनी चाहिए, ताकि हम स्पर्म एंड ओवम पे काम कर सकें। अगर अच्छा बीज बनेगा तभी तो अच्छा बेबी मिलेगा, हेल्दी बेबी मिलेगा। पर मैम, कुछ मदर्स ऐसे होते हैं जो कि सेकंड थर्ड मंथ में आते हैं हमारे पास कि हमें अब पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं, या फिर कुछ मदर्स तो 7-8 मंथ में आते हैं कि हमें गर्भ संस्कार के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं थी, हमें अब पता चला है। तो फिर उनका ये सवाल रहता है कि क्या हम
अब से शुरू कर सकते हैं गर्भ संस्कार लेना, या हमने कुछ मिस कर दिया? तो मैम मैं चाहूंगी कि आप उनका ये डाउट क्लियर कर दें आपकी तरफ से। बहुत लोग ऐसे आते हैं कि बाप रे हमें इतना सब कुछ था और 7th मंथ में समझ गया। तो देखो, आज समझ गया है, आज से इस क्षण से शुरुआत करो। कोई भी अच्छा काम जब करना है तो मुहूर्त देखने की जरूरी नहीं है। मन में आया, समझ गया, अभी तक अज्ञान था, छोड़ दो। लेकिन अब अगर समझ गया है तो इससे आगे एक भी क्षण आपका टाइम पास नहीं होना चाहिए। जितना बताया उतना और मैं ज्यादा क्या कर सकती हूँ, इस उत्साह से काम को शुरुआत कर देनी चाहिए। 7, 8 और 9 जो 3 मंथ है और आगे 5 साल है ना हमारे पास, कुछ सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो देखो, ये जो गिल्ट रहता है ना मन में कि मैंने कुछ नहीं किया, ये गिल्ट और डेंजरस होता है। तो कभी भी मन में ये नहीं लाना चाहिए कि मैंने वो नहीं किया। ठीक है, अभी मुझे करना है, जो नहीं किया मैं इधर कॉम्पेंसेट कैसे कर सकती हूँ, उसके बारे में सोचना। बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे गर्भ संस्कार ऐसे फिक्स नहीं है कि सबको एक ही पैच लगा दिया। वो टेलर मेड है, जिसको जैसा चाहिए, पर प्रोफेशन, पर उनकी घर की परिस्थिति, उनका व्यवसाय, उनका स्वभाव, ये सब से हम वो उनको एक-एक पैकेज वैसे देते हैं। ये कस्टमाइज़ प्लान होता है गर्भ संस्कार तो। अ, पर मैम जैसे कि कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। लाइक प्रेगनेंसी के दौरान उनके कुछ लोगों का आईवीएफ हुआ है, या फिर कुछ लोगों के कुछ इंजेक्शंस, एलोपैथी मेडिसिन चल रही है। तो फिर उनका भी ये डाउट रहता है कि हम ले सकते हैं क्या गर्भ संस्कार? तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैंने जैसे बोला कि कुछ लोगों के नहीं, आजकल सबको ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी या डिलीवरी नॉर्मल होती है। नॉर्मल होती है। तो हाँ, क्योंकि ये हमारे जैसे मतलब विकृत लाइफ़स्टाइल ही है, हम गलत लाइफ़स्टाइल से जी रहे हैं, वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट। तो ऑप्शन ही नहीं है, उल्टा जिनको बेड रेस्ट है, जिनकी आईवीएफ या ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, उन्होंने तो ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखो उनको सोना है दिन भर। जब दिमाग खाली होता है तो इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन में कि एक तो इकोनॉमिकल प्रेशर भी रहता है कि इतना सारा पैसा वेस्ट अभी तक खर्चा हुआ है, होगा कि नहीं एंड तक अच्छा, ये एक रहता है, जॉब बंद है, घर में भी प्रेशर रहता है कि नहीं अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स तो हम खाली रहते तो आते ही है। फिर मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है। आप देखेंगे कि अगर हम सोए हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो छोटी-छोटी जैसे एसिडिटी जैसी गैस होने के जो ऐसे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स रेगुलर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको नहीं आते, लेकिन बेड रेस्ट वाले को आते ही है। कॉन्स्टिपेशन है, उससे मूड चेंज हो जाता है फिर से। तो ये सब प्रॉब्लम होने ही वाले हैं। हम इसे कुछ हद तक मेडिसिन से कंट्रोल करेंगे, लेकिन कितना मेडिसिन लेंगे? तो मेडिसिन लेके भी हम बोर हो जाते हैं। तो कुछ तो पॉजिटिविटी आजू-बाजू में रखनी चाहिए। तो इतने सारे एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, जो बेड पर एक प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है। उसको क्या-क्या बेड पे ही वो कर सकेगी, उसकी हम पूरी उसको लिस्ट देंगे। म्यूज़िक जैसे बहुत सारे काम हैं, जो वो वहाँ पे बैठ के लिखने का काम है, लेटर राइटिंग है अपने बेबी को, वो कर सकती है। तो हम ऐसे उनको बताएँगे, लेकिन उल्टा जिनको स्ट्रेसफुल उनकी प्रेगनेंसी है, प्रेशियस प्रेगनेंसी है, उन्होंने गर्भ संस्कार करने ही करने हैं। जी मैम, उनके लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो एक अलग लेवल का स्ट्रेस रहता है उसके साथ। तो उससे दूर रहने के लिए तो गर्भ संस्कार बहुत ज़रूरी है मैम, सच में। मैम और एक कॉमन डाउट होता है मदर्स का, जो वर्किंग वुमन्स है, जो कि उनके प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी रहती है, 7-8 मंथ तक उनको जॉब करनी पड़ती है। तो मैम उनका ये डाउट रहता है कि फिर हम कैसे गर्भ संस्कार करेंगे? कि हम तो पूरा दिन ऑफ़िस में रहते हैं, फिर ट्रैवलिंग होती है, फिर घर आके घर का काम करना होता है। तो ये जो बिज़ी शेड्यूल है, यहाँ से हम टाइम कैसे निकालें और गर्भ संस्कार कैसे करें? तो मैम मैं चाहूँगी कि ये डाउट आप ही क्लियर करो उनका। आज समय तो किसी के पास भी नहीं है, सब बिज़ी है, कोई भी जी। खाली नहीं है, सबको बिज़ी ही यानी रहना अच्छा भी लगता है भी बिज़ी। लेकिन जो स्वप्न, जो एक पिक्चर पेरेंट्स अपनी आँखों के सामने एक क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ तो वो पूरा अच्छा हो, उसके लिए कुछ तो पे करना पड़ेगा। और मुझे लगता है एक माँ जो अपने बेबी के बारे में इतने सारे एक्सपेक्टेशंस रखती है,
वो ये करने के लिए तैयार भी होती है। अभी रहा क्वेश्चन कि वो कैसे कंट्रोल कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि अगर वो नहीं करेगी, उसके घर के कोई लोग करेंगे, हस्बैंड करेंगे, फैमिली मेंबर्स करेंगे, तो कुछ काम हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि क्यों आपको टाइम नहीं मिलता, तो हम उनको बता दें कि ठीक है, ये काम अभी 9 महीने में अगर नहीं किया आपने, नेक्स्ट ईयर किया, चलने वाला है। तो कुछ हम ऐसे काम बाजू में रख सकते हैं, कुछ काम हस्बैंड को या फैमिली मेंबर्स को, कुछ उसके लिए मेड सर्वेंट्स लगा सकते हो। तो ऐसे काम डिवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको मिले, ये फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, समय निकालने के लिए और एक मेन है सोशल मीडिया, वो कंप्लीट अगर बंद कर देते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, जो दुनिया में कुछ-कुछ जो चल रहा है, 1 साल अगर आपको पता नहीं चला, रोड एक्सीडेंट है, अ, अब वो मैं आपके सामने बताना भी नहीं चाहती हूँ वो न्यूज़। ये अगर न्यूज़ आपको 1 साल नहीं पता चली तो क्या इफ़ेक्ट होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब बंद कर देने के बाद भी बहुत समय हमारे पास बचता है। ठीक है? तो इस प्रकार जॉब अगर अ, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमने प्रेगनेंसी में जॉब कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? उसका आंसर है कि आपके घर के लिए और आपका जॉब अगर गवर्नमेंट जॉब है, वो ठीक करने जैसा नहीं है, तो ज़रूर जॉब करो क्योंकि अभी आज की वो आवश्यकता है, तो करना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ टाइमिंग अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है अभी, या ऐसा भी हो सकता है कि 8 आवर्स का जॉब है, 1 साल के लिए अगर आप मुझे 4 आवर्स का या ऐसा कुछ दे सकते हो, तो जॉब करना चाहिए, लेकिन थोड़ा शॉर्ट पीरियड हो सकता है, तो ज़रूर करो। और नहीं तो गिल्ट मत लाओ कि नहीं करना है ना जॉब, मेरे फैमिली के लिए इतना पैसा मुझे घर में लाने की आवश्यकता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, तो ज़रूर करो, आपका जॉब आपके गर्भ संस्कार में काउंट होगा। गिल्ट मन में लाने की ज़रूरत ज़रूर। नहीं, लेकिन 1 दिन देखो वर्कशॉप 1 ही दिन रहने वाला है या महीने में 2 बार रहने वाला है। आपकी गायनेक की विज़िट, अब आपके लिए बोर्नियो हॉस्पिटल है, जो गायनेक की विज़िट भी हो जाएगी। आप आयुर्वेद डिपार्टमेंट में जाएँगे, तो आपको शिरोधारा, गर्भ संस्कार ये सब मिलेगा। तो महीने में 1 दिन तो सबके पास मिलता है। तो जी, बाकी दिन के लिए हमने एक ऐप भी तैयार किया है कि ताकि वो अपने-अपने घर में या ट्रैवलिंग में जाते-आते भी म्यूज़िक, संस्कृत रिसाइटेशन के काम कर सकें। स्टोरी भी है उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल पर अभी ऋग्वेदा के ऐप के द्वारा हम अवेलेबल कर रहे हैं, है ऑलरेडी। और एक ग्रुप में आने के लिए आपको महीने में 1 बार या 2 बार समय निकालना आवश्यक है और मुझे लगता है कि आप निकालेंगे भी। हाँ, करना ही चाहिए मैम। सच में प्रेगनेंसी के दौरान तो जो मदर्स की प्रायोरिटी है वो बेबी ही होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि बाकी जॉब तो हमें करना ही है, बाकी वो वो तो आपकी चलता ही रहने चीज़ वाला है। है कि आप पूरी ज़िंदगी भर हमें वो ही करना है लास्ट मोमेंट तक। हाँ, ये पीरियड फिर से नहीं आने वाला। आप इस समय जो देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके आजू-बाजू में जो चल रहा है ना, आप कर रहे हो वो तो कर ही रहा है। लेकिन बेबी आपके कानों के थ्रू, आपकी आँखों के थ्रू सब देख रहा है। और वो ऐसा जी, कैमरा है वहाँ पे कि वो 24/7 बाय 9 मंथ्स आपको पूरा कैप्चर कर रहा है। हमारा थोड़ा शूटिंग चल रहा है तो हम थोड़े ओवर कॉशियस हो जाते हैं कि नहीं मुझे कोई देख रहा है, और इधर आपका कंटिन्यू शूटिंग चल रहा है और थोड़ा अपना शूटिंग खराब हो गया तो हम डिलीट करके फेंक देंगे उसको। लेकिन ये आप डिलीट नहीं कर ये ये डिलीट नहीं कर पर्सनल पाएँगे। रहेगा उसके लाइफ टाइम तक। तो बहुत जी, जागरूक आपको रहना है। आप क्या कर रहे हो, कौन से एटमॉस्फेयर में हो, ये करने के लिए आपको 9 महीने ही है। 70 एज अगर एवरेज हमारा 70 टू 80 अगर पकड़ लेते हैं हमारे लाइफ का, तो 24 मंथ्स में से 20 मंथ्स आपको फुल जागरूक रह के ये काम करना है, तो ये आप ज़रूर करेंगे ही। जी मैम ज़रूर। और जो मदर जॉब भी कर रही है, जिनको ज़रूरत है जॉब करने की, तो उनके लिए ऐप हमारा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें अगर वो ऑफ़िस में बैठे हैं या फिर ट्रैवलिंग कर रही है, तो वहाँ पे भी वो बेबी के ऊपर गर्भ संस्कार कर सकती है। ये जो सारा नॉलेज है कि आज की डाइट कैसी होनी चाहिए, कौन-सी म्यूज़िक सुननी चाहिए, कौन से योगा करने चाहिए, ये जो सारा जो नॉलेज है, उनको वहीं पे एक ही ऐप के थ्रू मिल जाता है। अ, जैसे मैम हम बोर्नियो में क्या करते हैं ना, मंथली 2 विज़िट रखते हैं मदर की, जब वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलने आते हैं, उसी दिन की 1 विज़िट होती है, जब हम सारी काउंसलिंग करती है कि जब आपकी जो आपका मंथ चल रहा है एएनसी का, जो आपके बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट क्या होनी चाहिए।
या फिर आपको कौन से जो योगा करने चाहिए, कौन सी म्यूजिक सुननी चाहिए। और एक विजिट में हम जो थेरेपीज होते हैं हमारे शिरोधारा और गर्भ संवाद वो देते हैं मैम। तो और जो इन बिटवीन जो 2 वीक का टाइम जाता है, उसके बीच हम ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं। एक जो हमारा ग्रुप है एएनसी का, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं या जॉइन रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं कि आपका कैसा चल रहा है गर्भ संस्कार, फ़ॉलो अप होता है यहाँ पे, डाउट्स क्लियर होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ है वो। मैम इसके साथ आप और क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखो, कुछ और एक्टिविटीज़ हाँ, हम ऐड कर सकते हैं इसमें? अच्छा है कि आप महीने में 2 बार बुलाते हो, इनका ऑनलाइन भी एक साथ आना होता है। तो हम कितना भी बताएँगे ना, तो हम हमारा नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा। ये जब एक-दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँगे कि अरे इसका 7th है, मेरा 6th है, तो एक-दूसरे के साथ मैंने ये महीने में ये किया, मैंने ये सुना, मैंने ये एक्टिविटी की, तो अपने आप स्कूल के बच्चे और स्टूडेंट्स को एक-दूसरे से जैसा मोटिवेशन मिलता है ना, वैसे इनको मिलता रहेगा। तो एक बहुत अच्छा अनुभव आपको मैं बताती हूँ कि हमारा ऐसे ही कोविड के पहले की बात है। अ, एक टीचर, स्कूल टीचर और एक मेड सर्वेंट थी। दोनों की ये ग्रुप में दोनों की एकदम से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और फिर दोनों की डिलीवरी हो गई तो भी उनकी फ़ोन पे बात चलती थी, कैसा है तेरा बच्चा? कैसा है मेरा बच्चा? ऐसे करते-करते जब कोविड आ गया तो जो मेड सर्वेंट थी उसके सब काम बंद हो गए। तो जो दूसरी टीचर थी, वो उसको हर महीने में 500 रुपीज़ ट्रांसफर करती थी कि तुझे काम नहीं है ना अभी तो बच्चे के लिए, दूध के लिए तू ये रख मेरी तरफ से। वो कितने भी नहीं बोलती थी, नहीं हम फ्रेंडशिप हमारी फ्रेंडशिप है, मैं तुझे देती हूँ। तो ये है हमारी मेन गर्भ संस्कार के जो वर्कशॉप की अचीवमेंट। ये माँ जब ऐसे विचार करती है ना तो तुरंत वो अपने उनके बच्चे में आता है। तो या ये सजेस्ट बहुत सक्सेस लगा मुझे कि और ये मुझे बाद में इतने सालों के बाद जब वो अपनी बेटी को लेके फिर से क्लिनिक में आई थी, जिसको वो मेड सर्वेंट ने मुझे बताया, वो टीचर ने तो मुझे बताया भी नहीं लेकिन उसने मुझे बताया कि देखो हमारी जो फ्रेंडशिप हुई थी ना, तो उसने मुझे कोविड के टाइम ऐसी हेल्प की। तो दोनों सबका टारगेट जब सेम रहता है और वे भी सेम है, तो ये हाँ, जब हम दोनों सब कोई एक साथ करेंगे काम, तो हाँ, बहुत इफेक्टिव होता है। ग्रुप में जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। हाँ, ज़रूर। पर मैम यहाँ पे जो ज़्यादा मदर्स है वो वर्किंग होती है, जॉब करती है, तो उनका ये डाउट हमेशा रहता है कि ये गर्भ संवाद जो है, जो हम यहाँ पे बुला के योग निद्रा के साथ करवाते हैं, तो क्या ये हम ऑनलाइन ही अटेंड कर सकते हैं? जैसे कि हम ज़ूम मीटिंग जब करते हैं, तो हम वहीं पे गर्भ संवाद भी कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। मैं हर बार उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं ये यहाँ पे आके क्यों करवाना ज़रूरी है। तो मैम क्या आप भी उनसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये क्यों यहाँ पे आके करवाना ज़रूरी है? देखो ऐसी कुछ ट्रीटमेंट है कि जिसके द्वारा हमारा जो बाह्य दिखने वाला हमारा शरीर है, वो है स्थूल शरीर। उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो मदर का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर और एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तैयार हो रहा है। तो हमें शिरोधारा के द्वारा हम उसको एक लेवल पे, एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने का प्रयास करते हैं। जो योग निद्रा से होता हो सकता है, शिरोधारा से तो बहुत अच्छा होता है। तो ये जी मैम। नंबर ऑफ और योग निद्रा भी है उसके लिए। तो ये सब मार्ग है कि जिसके द्वारा देखो अभी मैं बात कर रही हूँ आपको इज़िली समझ रहा है। लेकिन पूरा का पूरा मैसेज वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ साधन की आवश्यकता है। तो ये साधन है शिरोधारा, जिसमें फ़ोरहेड के ऊपर ऑयल की या कोई मेडिसिन के जो औषधि डिटॉक्स द्रव्य है डिकॉक्शन उसका भी हम शिरोधारा कभी-कभी पर उपयोग पर्सन करते ही चेंज करते हैं। वो डालने से क्या होता है, एक तो रिलैक्सेशन मिलता है मदर को और मदर का रिलैक्सेशन ये कंडीशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, हैं। क्योंकि जी हम मैम। इतने भी गर्भ संस्कार करें, लेकिन वो अगर स्ट्रेस में है, वो ऊपर-ऊपर सब कर रही है, वो रीडिंग कर रही है, म्यूज़िक सुन रही है, प्रॉपर ऑर्गेनिक वाला फूड खा रही है, लेकिन उस बैक ऑफ द माइंड में उसका अगर स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस बेबी के ऑटिज़्म और जो डायबिटिक अर्ली डिटेक्ट हो रहा है आजकल, ये सुसाइडल कंडीशन बेबी में दिखती है, उस सब के बीच माता के स्ट्रेस में होते हैं। तो बैक ऑफ द माइंड मैं बोलूँगी कि नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो स्ट्रेस रहता है, उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर तो होता है, शिरोधारा हाँ, ज़रूर ठीक है। होता है। और हमें बताने के लिए आपके घर के लोग भी आपको बताते होंगे कि अरे अभी प्रेग्नेंट हो, अभी खुश रहो, जो चाहिए वो खाओ।
आनंदी रहो, चिड़चिड़ मत करो, ऐसे सब इंस्ट्रक्शन देने वालों के लिए बहुत ईज़ी है। लेकिन जी। जो फेस करना पड़ता है जिसको, उसको ये सब प्रॉब्लम आने वाले हैं। और स्ट्रेस ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि हमारे पर्स में थी, अभी तक हमने पर्स से बाहर निकल के रख दी और मैं अभी विदाउट स्ट्रेस घूम सकती हूँ, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं को होता। लेके ही हमें जाना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी ही वैसी है। तो वो स्ट्रेस का अपने सूक्ष्म शरीर पे और बच्चे के सूक्ष्म शरीर पे इफ़ेक्ट ना हो, इसके लिए माध्यम है शिरोधारा। तो रोज़ तो आपको पॉसिबल भी नहीं है और हम भी नहीं बोलेंगे कि रोज़ आओ क्लिनिक में शिरोधारा करो। लेकिन वन्स इन अ मंथ आपको शिरोधारा करते हैं, तो आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। महीने भर फिर आपको योग निद्रा और जो रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज़ दिए जाएँगे, वो करके ही आप वो घर में गर्भसंवार कर सकते हो। जी मैम, ज़रूर। प्रेगनेंसी के दौरान तो एडवाइसेज़ बहुत मिलती है, जो कि बड़े लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं कि ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहो, बेबी के ऊपर ध्यान दो। पर एक्चुअल में करना क्या है और कैसे है, इसके लिए गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। मैम, जैसे अभी हमने बात की गर्भ संवाद के बारे में और शिरोधारा के बारे में, तो इसी के साथ हम अ, जैसे मंत्र उच्चारण, जो संस्कृत पठन, योगासना, ये सारे एक्टिविटीज़ भी ऐड करते हैं। म्यूज़िक थेरेपी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैम। तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी वन बाय वन हम डिस्कशन करें, ताकि जो प्रेक्षक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको इनका इनका जो इम्पोर्टेंस है वो पता चले कि म्यूज़िक थेरेपी लेना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि जब हमारा मूड अच्छा होता है, तो हम एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूज़िक सुनते हैं। जब हमारा मूड खराब होता है, तो हम अलग टाइप का म्यूज़िक सुनते हैं। इसका मतलब यही होता है कि म्यूज़िक का, उसके राग का हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे मूड के ऊपर असर होता है। पर मैम, ये हमारे मदर्स है, उनको आप किस तरह से समझाओगे कि ये जो म्यूज़िक थेरेपी है, ये गर्भ संस्कार के दौरान लेना क्यों ज़रूरी है? म्यूज़िक का तो बहुत सारे कैंसर जैसी डिसीज़ पे भी जो बॉडी सेल के ऊपर म्यूज़िक काम करता है, ऐसी आप अगर सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको नंबर ऑफ राग मिलेंगे, ये डिसीज़ पे ये राग, तो ये है ऑलरेडी अवेलेबल। तो अगर डिसीज़ पे म्यूज़िक काम कर सकता है, लॉजिक है सिंपल, तो जो शरीर सजीव अंदर तैयार हो रहा है, उसके ऊपर म्यूज़िक 101% काम करता ही है। हमने देखा है कि जो जहाँ पे गाय को धोते हैं, दूध निकालते हैं उसका, वो टाइम भी म्यूज़िक लगाया जाता है। गाय दूध अच्छी देती है। प्लांट्स पे कितने रिसर्च हो गए हैं कि प्लांट्स की अच्छी डेवलपमेंट होती है जब वहाँ पे म्यूज़िक लगाया जाता है। तो यहाँ पे फीटस जो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में, इतने स्ट्रेस में, इतने से छोटी जगह में वो बेचारा वहाँ पे रह रहा है, उसको कुछ तो हैप्पी मोमेंट्स देना चाहिए, इसलिए म्यूज़िक सुनना चाहिए फर्स्ट बात। दूसरा है, म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक गाना है। रात को सोते समय म्यूज़िक, एक जो लllaby जिसको अंगाई कहते हैं, वो रात को सोनी है, जिससे टाइम पर सोने का एक ट्रेनिंग हम बच्चों को दें, क्योंकि जन्म के बाद बच्चों को सुलाना ये बहुत बड़ा काम होता है। हम बहुत थके हुए रहते हैं और बच्चों को और वो फ्रेश हो जाते हैं जैसे-जैसे रात होती है वैसे। तो बच्चों को सुलाने का प्रॉपर टाइम कि 10 बजे उन्होंने सोना चाहिए, तो प्रेग्नेंट लेडी ने भी 10 बजे बेड पे लेट के एक लllaby कंपल्सरी गाना है, हम वो सिखाते हैं हमारे सेंटर में। वैसे ही सुबह उठने के बाद बच्चे का मूड अगर वो हँसते-हँसते उठते हैं, तो उनका दिन अच्छा जाता है। इसलिए सुबह उठने का भी एक सॉन्ग है। ये 2 सॉन्ग कंपल्सरी मदर्स को बोलने हैं। यहाँ पे उनकी आवाज़ कैसी है, उनको सुर, ताल, लय कुछ समझता है, नहीं, ये बात कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए कुछ गाना गा रही है, ये हैप्पी मोमेंट उसके जीवन में लाने के लिए मदर को गाना गाना बहुत ही ज़रूरी। है। और सुनना जी, तो क्लासिकल म्यूज़िक हमने ऐप में मंथ वाइज़ जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे 5th मंथ में जी, मन की निर्मिति होती है, 4th मंथ में हार्ट डेवलप होता है, तो उस प्रकार से हमने उसके लिए जो आवश्यक राग है, उसका क्लासिकल म्यूज़िक हमने ऐप में डाल के ही रखा है, वो आपको सुनना है। वो भी क्लासिकल है, समझेगा, नहीं समझेगा, पसंद है, नहीं पसंद है, ऑप्शन नहीं है, बेबी के लिए सुनना है। आपको गाना गाने के ऑप्शंस है, वहाँ पे आप आपका गाना सेलेक्ट करो। जी मैम, आपके ऐप के बारे में तो बहुत अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ हमें मिले हैं। जो भी मदर्स उसका यूज़ कर रही है, उसका जो पर्टिकुलर मंथ के वाइज़ जो संस्कृत श्लोक है जो सुनने हैं, वो भी यूज़ कर रही है।
और आपकी बुक में जो शुद्ध विद्यापोथी उसमें आपने सारे जो स्तोत्र है उसके बारे में मेंशन किया है। अभी और जी नया मैम। जो कुछ है एक्टिविटी उसमें और म्यूजिक आने सिर्फ फॉर्म में आपको सब संगीत मिलेंगे। जी मैम, बहुत लुllaby, सोने के गाने, नहलाने के गाने, बच्चे को नहलाते समय क्या करना चाहिए? क्योंकि बीच के जैसे मैंने बोला ये ट्रेनिंग फेज़ है। अब मदर को एक यानी वो लेडी अभी मदर बनेगी उसके बेबी के सामने, तो वो मोबाइल पे गाना नहीं लगाएगी। कोई मोबाइल जैसा इंस्ट्रूमेंट गर्भ संस्कार या संस्कार करने में भी कैपेबल नहीं है। संस्कार एक सजीव ही कर सकता है और माता ही प्रथमो गुरु ऐसा कहा गया है। पहले 5 साल तक मदर ही गुरु रहती है। तो गुरु बनने के लिए जैसे बीएड, डीएड जैसा ट्रेनिंग लिया जाता है, वैसे अभी जब अगर आप ट्रेनिंग लोगे, नंबर ऑफ म्यूजिक गाने सीखोगे बच्चों को सिखाने के लिए, तो वो आपको काम में आएँगे डिलीवरी के बाद। जी मैम, ज़रूर, क्योंकि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनको तो मोबाइल के बिना खाना खाने को भी नहीं होता है, नींद भी नहीं आती है, ऐसी आदत होती है। अभी क्या है खाना खाने के लिए भी मोबाइल लगता है, सोने के लिए भी मोबाइल लगता है। तो इसी के लिए हमने ऐप में ये सब चीज़ें डाल के रखी है, कि खाना खाते समय कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं, जो बच्चों को अच्छा लगता है, तो वो अगर माँ बोलती है तो स्क्रीन की ज़रूरी नहीं है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐप में ऐसे डाले हैं कि पक्षियों को दाना डालना। जब हम टेरेस में बैठ के पक्षियों को दाना डालना शुरू करेंगे, तो वो बर्ड्स वहाँ पे आने लगेंगे आपके टेरेस पे। एक 5-6 महीने में उनको आदत हो जाएगी कि यहाँ पे कुछ खाने को मिलता है, तो बर्ड्स आ जाएँगे। बर्ड्स आ जाने के बाद क्या होगा, जब आपका बच्चा बड़ा होगा, आप उसको जब दाल-चावल कुछ खिलाने के लिए जाओगे, तो उसके फ्रेंड्स रेडी रहेंगे। तो ऐसी भी प्रेगनेंसी की एक्टिविटीज़ हमने वो ऐप में डाली है। जैसे मैंने बोला संगीत, तो म्यूज़िक गाना है और सुनना भी है। वैसे संस्कृत के जो स्तोत्र है, जैसे हम डेली एक श्लोक डालते हैं, ऐप में एक श्लोक डाला है कि छोटा-सा 2 लाइन्स का श्लोक होता है, वो रिसाइट करना चाहिए। संस्कृत जब हम ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं, तो अंदर से हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और जो एक्स्ट्रा लिए हुए एफर्ट्स है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के बाजू में फीटस के बाजू में जो पानी होता है उसमें एक तरंग एक वेव्स तैयार करते हैं और जो बच्चे को जाके स्पर्श करते हैं बच्चा फुल्ली नेकेड है वहां पे ओपन है उसकी पूरी बॉडी उसके वो फ्लूइड के साथ अटैच है टच में है तो जब ये वेव्स निर्माण होते हैं तो एक माँ का प्रेम भरा स्पर्श वो फीटस को मिलता है इसलिए म्यूजिक सुनना है और सॉरी गाना है आपको खुद को संस्कृत जो श्लोक है मंत्र है वो आपको बोलने हैं गर्भ संवाद भी आपको करना है यहाँ पे शिरोधारा के साथ जो होगा वो टेक्निकल गर्भ संवाद होगा 6 मंथ में ये हो रहा है तुम्हारी ब्रेन डेवलपमेंट ऐसी ऐसी हो रही है तो ब्रेन डेवलपमेंट हो अच्छी इसका अर्थ क्या है सिर्फ अच्छे नंबर मिले एग्जाम में ऐसा नहीं तो उसकी निरीक्षण शक्ति ऑब्जर्वेशन उसका कंसंट्रेशन उसकी मेमोरी उसकी इमेजिनेशन ऐसे नंबर ऑफ चीजें है ब्रेन डेवलपमेंट का एक पूरा लेक्चर आता है कैसे है एक्सपेक्टेड ब्रेन डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए तो इस सब जी मैम। में वहां पे बताया है कि 6 मंथ में हम वो टेक्निकल गर्भ संवाद हम करने वाले हैं शिरोधारा के साथ क्लिनिक में लेकिन छोटे-छोटे गर्भ संवाद कैसे करते हैं ये हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं जो आपको करना है तो 3 चीजें माता जब कुछ करती है तभी वो बच्चे को जाके उसका स्पर्श होता है और उसको और वो आनंदित होता है जी मैम, ज़रूर। प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स को खुद एक्टिव रहना चाहिए। जो अंगड़ाई गीत है वो सीखने चाहिए और जो संस्कृत पठन है वो भी करना चाहिए, ताकि वो भी सीखे तभी तो वो अपने बच्चों को भी सिखा पाएगी। मैम, आप इतने सालों से ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो मैम, आपके पास तो अनेक एग्ज़ाम्पल होंगे म्यूज़िक थेरेपी के या फिर संस्कृत पठन के। तो मैम मैं चाहूँगी कि आप कुछ एग्ज़ाम्पल हमारे साथ शेयर करें। हाँ मैं म्यूजिक का आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो एक मेरी पेशेंट थी वो सिंगर थी बहुत अच्छा उसकी जी। आवाज थी और वो गाती थी अच्छे से तो उसने एक गाना फिक्स करके रखा था नीज माझा नंदलाला ये गाना गा के वो अपने बेटी को सुलाती थी तो और म्यूजिक से ना ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छी होती है तो उसका इसकी जो बेटी हुई 2 साल की वो बहुत ब्रिलियंट थी उसकी भी आवाज बहुत मधुर थी और उसको जन्म के बाद भी उसने वही आदत लगा दी माँ ने कि ये गाना गा के तुझे सोना है एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो गाना वो शाम को
4-5 बजे का समय होगा, वो गुनगुना रही थी काम करते हुए किचन में। और ये तो इसकी तो नींद हुई थी दोपहर की, अब इसका प्लानिंग चल रहा था ग्राउंड पे खेलने के लिए जाना। और माँ की जो अब आवाज़ सुनी वो गाने की, नीचे माझा नंदलाल वो सब गुनगुना रही थी। तो वो बच्ची को इतना गुस्सा आ गया और वो बोलती है कि ये गाना अभी क्यों गा रही है? मुझे सोना नहीं है अभी, मुझे तो खेलने के लिए जाना है। तो हमें पता चला कि अरे इतना इफ़ेक्ट होता है कि उसकी ब्रेन में फिक्स हो गया कि ये गाना बोला मम्मी ने, इसका मतलब अब मुझे सोना है। तो ये इफ़ेक्ट्स होते हैं म्यूज़िक के। और संस्कृत का अगर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ तो संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जो प्रेगनेंसी में जो माँ ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइट करती है, उनकी जो बेबी होते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत शुद्ध होती है। मराठीमध्ये जी। बोबडं बोलणं म्हणतात. तर ऐसी लैंग्वेज वो कभी नहीं बोलते, एकदम स्पष्ट बोलते हैं उनकी लैंग्वेज और बाकी लैंग्वेजेस पे भी वो जल्दी कैच कर लेते हैं। यानी एक संस्कृत भाषा अगर आ गई ना, तो बाकी की लैंग्वेज बहुत ईज़ी हो जाती है। जी। मेमोराइज़ेशन भी फास्ट होता है उनका। जी, संस्कृत पठन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट होते हैं, तो बेबी की वाणी जो है शुद्ध हो जाती है इससे। जी मैम, आप डिफ़िकल्ट की तो ये बातें बिल्कुल सही करने नहीं आती। अगर डिफ़िकल्ट बातें प्रेग्नेंसी करती है ना, तो उसको उसका ब्रेन स्ट्रेच करना पड़ता है और उसका जब ब्रेन स्ट्रेच अच्छा जी। होता है, तो अपने आप ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे की अच्छी होती है, क्योंकि वो तो 85% ब्रेन डेवलपमेंट टोटल अपने लाइफ़ की, अभी कुछ नहीं अपना ब्रेन डेवलप होने वाला, वो हो गया जितना फीटल कंडीशन में जितना था। पहले होना था। बस। हुँ। ठीक है मैम। मैम ये तो सारे थेरेपीज़ हम ये 9 मंथ में करते हैं। तो जैसे कि डिलीवरी होने के बाद भी कुछ संस्कार होते हैं। जैसे कि हम जातकर्म संस्कार बोलते हैं, कर्णवेधन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। तो मैं चाहूँगी कि आप उनके बारे में भी हमारे प्रेक्षकों को बताएँ कि वो भी करवाने कितने ज़रूरी है। डिलीवरी हो गई इसका मतलब ये नहीं होता कि गर्भ संस्कार खत्म हो चुका है, इसके बाद भी होता है। तो मैम आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हमारे संस्कृति में जो 16 संस्कार बताए उसमें से 12 संस्कार 5 साल तक है। फिर विवाह जैसे 1-2 संस्कार बाद में है और लास्ट संस्कार अंत्येष्टि जो मृत्यु के बाद होता है। तो मेन 12 संस्कार यही पीरियड में है। तो इसलिए पहला जो मैंने बोला डायरेक्ट बेबी पर होने वाला संस्कार है वो जातकर्म संस्कार है और उसके लिए मैं बोर्नियो हॉस्पिटल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उसके बोर्नियो का जो फर्स्ट डे था इनॉग्रेशन का, उसी दिन जी, एक सेक्शन था, उसी दिन हम लोगों ने वो बेबी का जातकर्म संस्कार जातकर्म संस्कार किया था। जी। हाँ, तो ये संस्कार हॉस्पिटल में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पीडियाट्रिशियन के साथ हमने ये संस्कार किया था। तो देखो वेलकमिंग है उसका, वो इस सृष्टि में पहली बार आ रहा है, तो उसको हम कोई घर में आते हैं ना हम पेड़े बाँटते हैं कि रिज़ल्ट आ गया अच्छा बेबी होगा तो हम सबको पेड़े खिला रहे हैं इधर और जो आगे उसको तो कुछ स्वागत करना चाहिए, तो एक प्योर हनी रहता है, जिसको हम सिद्ध करते हैं। पूरी भगवत गीता 700 वर्सेस ऑफ भगवत गीता बोल के उसको हम सिद्ध करते हैं। वो हनी एक अच्छे बॉटल में पैक करके पेशेंट को 9 मंथ में दे देते हैं और गोल्ड की रिंग से वो हनी वहाँ पे डिप करके बच्चे की जीभा पर ओम लिखा जाता है। तो ये जो संस्कार है उससे एक तो उसका वेलकमिंग, फिर आयुर्वेद में कफग्न बोला है हनी को। हाँ जी, यानी जो कफहर एंड एंटीबैक्टीरियल भी है। तो जो भी कुछ सिक्रीशंस डिलीवरी के टाइम अंदर गए हैं, वो बाहर आते हैं। एक्चुअली स्नाता हनी जाता है, तो इसलिए उसके लिए दर्द की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंडिया में यहाँ पे नहीं होता, लेकिन जितने मेरे अभी तक के बाहर के पेशेंट्स थे, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में, उनके यहाँ ये आपके रिचुअल्स है, आप आपकी रिचुअल्स करो। ऐसे करके वो डॉक्टर अलाउ करते हैं और वो मेरे पेशेंट्स बहुत अच्छे से करते हैं ये सब काम। हाँ, थोड़ी हाइजीन मेंटेन करना ये तो हमें अभी इतना छोटा बेबी है तो उतना तो समझ सबको होता है, करना वो ही सब पड़ता है। करना और हॉस्पिटल में अभी आपको बोर्नियो में सब होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत अच्छे से जी, वहाँ पे हो जाएगा। होता है। मैम हम यहाँ पे ज़रूर प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पे जितनी भी डिलीवरीज़ होती है, तो उसके तुरंत बाद हम जातकर्म संस्कार कंपल्सरी सबको करवाते हैं। और इससे अच्छी रिज़ल्ट भी मिले हैं। जैसे कि बहुत से डॉक्टर्स जो है जो शुरू में उनकी कंप्लेंट थे कि अरे नहीं हनी नहीं देना चाहिए, इससे कुछ हो जाएगा। पर अभी धीरे-धीरे सबको बिलीव होने लगा है और सब डॉक्टर्स अभी सपोर्ट करने लगे हैं जातकर्म संस्कार करने के लिए। ओके मैम, डिलीवरी के बाद के जो संस्कार है उसके ऊपर हम आने वाले वेबिनार्स में ज़रूर बात करेंगे और डिटेल में, ठीक बहुत है? बड़ा टॉपिक हाँ, हाँ। मैम जो प्रेग्नेंट वुमन्स है जो कि नेचुरल डिलीवरी चाहते हैं,
तो उनके भी ये डाउट्स रहते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम बोर्नियो में अनुवासन बस्ती योनि पीछू उनको 8वें महीने के बाद सजेस्ट करते ही हैं। तो मैम मैं चाहूंगी कि आप इसका इम्पोर्टेंस जो है हमारे प्रेक्षकों को बताएं कि नेचुरल डिलीवरी होने के लिए ये जो बस्ती है और जो हमारा पूरा डाइट प्लान भी होता है और योनि पीछू जो होता है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये कैसे काम पहले करता है? पहले तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप खुद को तैयार करना है। आप जो भी मंथ में हो, शुरुआत से हो तो और अच्छा। आपको पक्का करना है कि नहीं मैं नॉर्मल डिलीवरी ही मेरी होनी चाहिए। हाँ, लास्ट मोमेंट पे जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशन या सिचुएशन होगी, उसको हैंडल करने के लिए डॉक्टर है। जो डॉक्टर बोलेंगे उससे फिर मैं पूरा मेरे दिमाग का निकाल के उनको सरेंडर होके मैं वो सुनूँगी। ये फर्स्ट कन्विक्शन होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी होनी ही चाहिए। आजकल पेशेंट ही रेडी नहीं होते, कौन इतना पेन सहन करेगा? तो ये बहुत गलत है, जो नेचुरल वे है बेबी का बाहर आने का वही वे से वो बाहर आना चाहिए। पूरे लाइफ टाइम के कॉम्प्लिकेशंस आपके जीवन के बंद होने वाले हैं उससे। तो पहले नॉर्मल डिलीवरी हो इसलिए आपकी मन की तैयारी होनी चाहिए। दूसरा है जो मिल्क फॉर्मेशन यानी जो लैक्टेशन का पीरियड है वो भी ईज़ी होता है। जन्म के बाद जी मैम। आप उसको फीड कर सकते हो। तो ये जब जी। समझाया जाता है ना तो अपने आप पेशेंट्स रेडी होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और उसके लिए क्या करना है अब मेरे मन में है लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगी ऐसा तो नहीं होगा। योगासन, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग का अभ्यास की एक आपके डीप ब्रीथिंग जब आप श्वास बाहर छोड़ रहे हो, एक श्वास में डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस वो प्रॉपर सीखना आपका काम है। एक्सरसाइज़ रहते हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर के जो एक्सरसाइज़ है वो उसके लिए प्लान किए गए हैं। और डाइट में क्या-क्या लेना है, तो आपको थोड़ा-सा ल्यूब्रिकेंट डाइट लेना पड़ता है। घी, कैस्टर ऑयल वो हम 9th मंथ में शुरू करते हैं, लेकिन बस्ती जो है वीकली वन्स बस्ती इसका बहुत अच्छा यानी वो बाद में क्या होगा छोड़ दो, एक बस्ती लेने के बाद 9th मंथ में हम जब 7 डेज़ यानी अगर आपका 9 मंथ 1 तारीख को लग गया तो हम 7th डे को आपका फर्स्ट बस्ती करेंगे। तो वो बस्ती लेने के बाद वो मदर ही इतनी लाइट फील करती है, क्योंकि जो नॉर्मल पोज़ीशन है, कॉन्स्टिपेशन होता ही है। आपको कितना भी आप लैक्सेटिव यानी जैसे मैंने बोला दूध, घी लेना, कैस्टर ऑयल लेना, पेट पूरा क्लियर नहीं होता, तो इसलिए बस्ती का उसको ही रिलीफ मिलता है पहले बस्ती से। और अनुलोमन जिसको कहते हैं कि नीचे की गति उसको मिल जाए, ये काम बस्ती से होता है। तो 3 बस्ती लेने के बाद चौथे बस्ती के टाइम बहुत बार पेशेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए रेडी रहते हैं। तो जी बहुत मैम, वातानुलोमन हो जाता है अनुवासन बस्ती से। जो हमारा वजाइनल ट्रैक्ट है वो लुब्रिकेटेड रहता है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है नॉर्मल डिलीवरी में। आपको फिर से हॉस्पिटल में एक ही बार आना है 9th मंथ में और 9 मंथ जी। विजिट होती ही है। और रोज आप क्या कर सकते हो आपके घर में जब आओगे तब एक बार वजाइनल वैक्स योनि पीछू जिसको योनि कहते हैं, पीछू। तो आप एक बार डॉक्टर दीप्ति से सीख लो कैसे करना है वो, फिर आप वीक में पूरे दिन अपने घर में कर सकते हो। जी मैम, हम ऐसे ही करते हैं। जब पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो हम उनको ही सिखाते हैं कि योनि पीछू कैसे यूज करना है, तो फिर वो बाद में डेली अपने घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैम एक तो बहुत ही कॉमन डाउट होता है मदर्स का, डिलीवरी के बाद ये डाउट होता है कि मिल्क नहीं आ रहा हमारा। तो जिनका सी सेक्शन होता है उनका तो 3-4 नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो 1-2 दिन बाद आ भी जाता है। तो मैम उनके लिए हम 7वें महीने से ही कुछ जो मेडिसिन है और जो थेरेपी है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है। मैम ये तो अब हमने सारा डिस्कशन तो कर लिया है, पर मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगी कि जैसे हमने आपके वीडियोज़ देखे थे, जो कि अ, यशस्वी व्यक्तिमत्व है जिनके माताजी उनके साथ आपने कुछ बातचीत की थी, कि उन्होंने गर्भ संस्कार कैसे किया था? अगर हम हमारे बेबी में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ चाहते हैं, लाइक कुछ मदर चाहती है कि हमारा बेबी स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कुछ चाहते हैं कि पढ़ाई में अच्छा हो। तो ये जो स्पेशल क्वालिटीज़ हम चाहते हैं, तो क्या उसके लिए कुछ स्पेशल गर्भ संस्कार लेना ज़रूरी है या वो कैसे लिया जा सकता है? देखो गर्भ संस्कार की जब हमने प्रैक्टिस शुरुआत की तो पहले बुक्स लिखे। बुक्स लिखने के बाद लोगों का ऐसा था रिस्पॉन्स कि बहुत अच्छा बुक है। बुक एक बार पढ़ के बाजू में रख दिया या एक ही बुक जी। पूरा 9 महीने में पढ़ते थे। मैं बोली ये गर्भ संस्कार का बुक, ये मैनुअल है। ये आपको एक बार पढ़ के यानी 2 दिन में पढ़ के होना चाहिए वो बुक और 9 महीने उसको फ़ॉलो करना है।
आप 9 महीने तक वो बुक ही पढ़ते रहे, जैसे रेसिपी बुक है। हमने बहुत अच्छे-अच्छे रेसिपीज़ सिर्फ़ पढ़ना शुरू किया, कुछ उसका यूज़ नहीं है। वो एक चीज़ आप किचन में जाके बनाओगे तो आपका पेट भरेगा, आपको टेस्ट डेवलप होगी। तो वैसे ये रेसिपी बुक जैसा है, आपको 1-2 दिन में पढ़ना है और उसको फ़ॉलो करना है। फिर हमने इम्प्रूव किया कि हमने सेमिनार्स लेना शुरू किया। सेमिनार के बाद भी ऐसा होता था कि बहुत अच्छा, यानी उनको अच्छा लगता था लेकिन वो यानी कृति में नहीं आता था। हाँ जी, फॉलो नहीं कर पाते थे। हाँ, फिर हमने वर्कशॉप लेना शुरू किया। वर्कशॉप में उन्होंने वो फ़ील करना कि म्यूज़िक सुनने के बाद कितना अच्छा लगता है। संस्कृत रिसाइटेशन जब एक साथ होता है तो कितना अच्छा लगता है। ये सब फ़ील करवाने के लिए वर्कशॉप लिया और ऐसे वर्कशॉप फिर अभी वैसे ही होता है कि महीने में 1 बार या प्रेगनेंसी में कोई भी 1 आध 2 बार वर्कशॉप अटेंड करता है। उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? एक-एक सेल वहाँ पे अगर डेवलप हो रही है, तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे? तो इसलिए हमने ऐप बनाया। एक्चुअली ऐप बनाना भी हमारे तत्व में नहीं है क्योंकि फिर से आप मोबाइल के पास जाते हो। मोबाइल के टच में आते हैं। ऑप्शन नहीं था। हमने नहीं किया तो आप तो दूसरा तो कुछ सोशल मीडिया पे जाने ही वाले हो। हुँ। इसलिए मैंने वो मोबाइल पे ऐप किया कि सुबह उठते उठते बराबर से रात को सोने तक आपको क्या-क्या करना है, वो ऐप में मिल जाएगा। तो ऐप जी। बनाने के बाद भी जब गर्भ संस्कार के हम सेमिनार्स लेते हैं तो उसमें आपने सुना होगा अभिमन्यु कैसे वो उसने जी। सुभद्रा में ही वो सीख कर आया, शिवाजी महाराज, ऐसे टिपिकल एग्ज़ाम्पल सबको पता है। गर्भ संस्कार यानी अभिमन्यु, एक इक्वेशन ही है वो। लेकिन वो उनकी परिस्थिति अब हमारी परिस्थिति इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो हम वो जी, रिलेट कर सकते हैं। तो नहीं अभी कर सकते। सीता-माता है ही नहीं तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि शिवाजी हमारे घर में आए। लेकिन शिवाजी आने की आवश्यकता तो है, आज समाज को है, लेकिन हम नहीं हैं कैपेबल। तो हम क्या करेंगे, आज ऐसे व्यक्ति जो हमें समाज में अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं, जो यशस्वी व्यक्ति है, उनके मदर्स का इंटरव्यू हमने लेना शुरू किया। तो हमारे 1-2 इंटरव्यूज़ हुए हैं, जो एक ऑलरेडी है अभी अवेलेबल आपके साथ, मिल जाएगा आपको। लेकिन आप सबको मैं बताती हूँ कि ये तो मेरा प्रोजेक्ट तो चलता रहेगा, लेकिन आप आपकी प्रेगनेंसी के दिन मत वेस्ट करो। आपको जो आपके साथ आइडियल लगता है आपके सामने वाला व्यक्ति, उनके मदर के पास आप जाके उनको क्वेश्चन करना शुरू करो। एक आइडियल इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे है वो प्रेगवेदा के, जी, तो मैम। वो आप एक बार रेफर आपके यूट्यूब चैनल पे हमने देखा ही है वो वो इंटरव्यू। क्वेश्चन्स आप रिपीट कर सकते हो कि आपने क्या किया जी। था? आपने क्या किया था? तो जैसे मैंने बोला कि मैं जो बोल रही हूँ वो थ्योरी है, लेकिन वो जो मदर बताएगी कि अरे मैंने ऐसा किया था और उनके बच्चे में वो दिख रहा है, तो आप और ज़्यादा इंस्पायर हो जाओगे। तो जी, ऐसे मैम। आप भी कर सकते हो आपके लेवल पर, ठीक है? जी, मैम, ये तो सच में आपने अच्छे से समझाया कि जो मदर्स चाहती है कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ लाना, तो ये पॉसिबल है, ठीक है? जैसे आप अगर कोई एक व्यक्ति मतलब सामने रखते हो कि आप मुझे ये व्यक्ति जैसा बच्चा चाहिए कि ऐसे गुण हो मेरे बच्चे में, तो आप उनके जैसे क्वालिटीज़ है जो नोट डाउन कर सकते हो और उनका जो है बार-बार पठन करके सबकॉन्शियसली आपके बेबी को वो क्वालिटीज़ दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमें पता ही है कि जब हमारे बाल झड़ते हैं तो हम प्रोटीन इनटेक शुरू कर देते हैं क्योंकि केराटिन आएगा तो बाल बाल जो बनेंगे। जैसे जब बीपी होता है तो हम सॉल्ट अवॉइड करते हैं। तो इसका मतलब तो यही होता है कि खाने-पीने का भी असर हमारे बॉडी के ऊपर आता है। खाने में जो गुण है, वो हमारे अंदर आते हैं। तो उसी तरह से जब बेबी हमारे अंदर पल रहा है, तो हमारा जो सोच है, जो आहार है, वो भी हमारे बेबी के ऊपर ऊपर जो है ज़रूर असर कर रहा है। ठीक है? तो ये पॉसिबल है स्पेशल क्वालिटीज़ लाना। मैम इतने सालों से जब हम गर्भसंस्कार दे रहे हैं, तो कुछ रिव्यूज़ आपको मिले होंगे कि अ, गर्भसंस्कार होने के बाद हमारे बेबी में क्वालिटीज़ आई है, हम नोट कर रहे हैं। और जब रिव्यूज़ मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है, जब मदर्स और उसकी फैमिली जो खुश हो जाती है। आपके पास तो ऐसे अनेक रिव्यूज़ होंगे, तो हम क्या आपसे सुन सकते हैं ऐसे रिव्यूज़ ताकि जो हम मदर्स हमारे साथ जुड़ी है, उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाए? एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत है। एक्चुअली पेरेंट्स वो डिफरेंशिएट करना, वो डिफरेंस हमें बताना शुरू कर दें कि पहले बेबी में ऐसा था, दूसरे बेबी में ऐसा। तो वही लोग हमें बहुत जी। बातें बताते हैं, लेकिन फिर से हम वहाँ पे एक टिप देते हैं कि कंपेयर मत करो अपने बच्चे में, लेकिन है, डिफरेंस तो दिखता है। एक एग्ज़ाम्पल है एक फार्मर फैमिली थी नासिक के पास निफाड नाम का एक छोटा गाँव है। तो वहाँ पे वो पूरे फार्मर यानी कि उनका प्रोफेशन ही फार्मर था। उनका घर भी ऐसे खेत में ही था। तो उनका पूरा परिवार वहाँ से नासिक में आता था गर्भ संस्कार करने के लिए।
तो जब जैसे बोला कि गर्भ संवाद करती हूँ मैं शिरोधारा के समय, तो वो समय मैं उनको बोलती थी अ, यानी वो उसके सब रिलेटिव्स आजू-बाजू में खड़े रहते हैं, सास-ससुर, हस्बैंड। हस्बैंड को हम पेट पे हाथ रखने को बोलते हैं वहाँ पे और वो भी अपने पेट पे हाथ रखती है, मैं बाजू में खड़ी रह के मैं बात करती हूँ। तो मैंने जब उनके प्रोफ़ेशन के बारे में उनको बोला कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, तेरे घर में ये परंपरा है कि हम सब जो अनाज खाते हैं, वो ये सृष्टि, पृथ्वी, धरती माँ देती है, लेकिन किसके द्वारा देती है? तो तुम्हारे द्वारा देती है। तो तुम्हारा कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो ऐसे पूरे सृष्टि को तुम अन्नदान करने का काम कर रहे हो, तो इतना अच्छा काम करने के लिए तुम्हें बहुत प्राउड फील होना चाहिए। तो ऐसी जब बातें थी तो घर के लोगों को भी अच्छा लगा कि अरे हम अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो जो खेती करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, वो भी बाहर जाके पैसे कमाए, तो ऐसा नहीं है। तो जिसका जो प्रोफ़ेशन है उसने अगर वो कंटिन्यू किया तो उसकी प्रोग्रेस और ज़्यादा होती है। तो ये जी अलग मैम। बात है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जब मैंने बात की, तो अ, उसकी दादी भी बहुत खुश हो गई और 2 साल के बाद वो बच्चे को फिर से लेकर आई मेरे पास। वो बोली कि आपने जो बात करते थे ना आप, उसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट हो गया कि ये बच्चे को खाने के लिए स्क्रीन नहीं लगता। वो पेड़ के नीचे जाके मस्त खाता है। सोने के लिए वो वही 2 मिनट में सो जाता है, हम उसको अंदर लेके आते हैं फिर सुला देते हैं घर में। उसको खेलने के लिए मिट्टी चाहिए, तो इतना अच्छा वो वहाँ पे रहता है मिट्टी के साथ। अब देखो, घर की थोड़ी भी हम साफ-सफाई करते बड़े लोग हाँ, बच्चों को तो छोड़ो, सर्दी-खाँसी तो तुरंत हो जाती है। हम थोड़ी घर की साफ-सफाई करते तो हमें एलर्जी चालू हो जाता है, सर्दी-खाँसी। तो वो बच्चा मस्ती में खेल रहा है और निफाड़ उसका टेम्परेचर बहुत ठंडा है, बहुत ठंडी जगह है वो। तो उसको 2-3 अभी 2 साल का हो गया यानी उसके 2 रेनी सीज़न और विंटर चले गए। तो बोले एक बार इसको सर्दी-खाँसी का प्रॉब्लम नहीं आया। ना उसको कुछ इन्फेक्शियस यानी स्किन खराब हो रही, कुछ नहीं। तो ये सब हुआ उसके एक तो वो रहता था वहाँ पे, ये आर्टिफ़िशियल नहीं था ना कि मैं बता रही हूँ और वो इमेजिन कर रहा है। वो सच में वो 9 महीने तक वो मिट्टी में रहा है, लेकिन उसको प्राउड भी हो गया। वो जहाँ रह रहा है, वो जहाँ पे काम कर रहा है, फैमिली को भी प्राउड हुआ और वो बच्चे को भी हुआ। तो इसका इफ़ेक्ट ऐसे हुआ कि उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई और उसको खाना-पीना, सुलाना ये प्रॉब्लम ही नहीं बचे पेरेंट्स के लिए। तो जी ये मैम, ये तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है ये। ये तो सबको पसंद आ गया होगा। और मैम जैसे अभी हाँ, बोलिए। हाँ, मैम हमारे सारे क्वेश्चन्स तो अभी कवर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है सारे मदर्स के डाउट्स ज़रूर क्लियर हो चुके होंगे। पर कुछ लोग हैं जो हैंड रेज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको आपसे बात करनी है। तो क्या मैम हम शुरू करें? चलेगा। ओके, जो भी कोई मैम से बात करना चाहता है, अपना माइक अनम्यूट करिए और सवाल पूछ सकते हैं। तब तक चैट बॉक्स में कुछ है? अ, चेक करती हूँ। और एक एग्ज़ाम्पल तब तक मैं बताती हूँ, मैं मुझे जी बताओ मैम, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि गर्भ संस्कार फीटस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसका हमने एग्ज़ाम्पल देखा। लेकिन गर्भ संस्कार माँ के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे है, उसका अब एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरे दादर में प्रैक्टिस थी, तो एक लेडी साउथ बॉम्बे की एकदम मॉडर्न लड़की थी, जिसको बच्चा नहीं चाहिए, ऐसे उसके व्यूज़ थे। ज़बरदस्ती हस्बैंड के साथ वो मेरे पास आ गई। उसने वो ट्रीटमेंट भी ली, प्रेगनेंसी भी हो गई। तो उसका ऐसा व्यू था कि नहीं इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे, प्रेगनेंसी और ये सब कौन झंझट करेगा इतना। ये व्यूज़ वाली लड़की अभी 3rd टाइम प्रेग्नेंट है, जो अभी बॉम्बे से हमारे यहाँ वो सीमंतोन्नयन संस्कार करने के लिए नासिक आ गई लास्ट मंथ में। ये क्यों हुआ? यानी सबने तीसरी प्रेगनेंसी करनी चाहिए ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ उससे। तो मैसेज ये है कि वो प्रेगनेंसी और वो जो पूरा पीरियड था, वो इतना एन्जॉयबल बना कि उसको वो फिर से करने की इच्छा हो गई। प्रेगनेंसी ऐसी हेक्टिक हो जाती है ना कि बाप रे! हुश हो गया एक बार, अब फिर से नहीं बाबा कौन करेगा सेकंड चांस नहीं लेगा। ऐसा अनुभव जब वो स्त्री को आता है, तो वो सेकंड चांस नहीं लेगी। लेकिन सेकंड चांस लेना बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि एक बेबी वो सिंगल चाइल्ड जो होता है, वो आपके लिए, उस खुद के लिए और उसके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत डेंजर होता है। तो सेकंड मिनिमम 2 बेबी तो होने ही चाहिए। एक को दूसरा रहना ही चाहिए, नहीं तो हमारे पास 15-16 साल की लड़का हो गया, लड़की होगी, पहला बेबी इतना बड़ा है, लेकिन वो बोलता है कि अभी हमें घर में कोई चाहिए, क्योंकि फैमिली में 3 ही मेंबर रहते हैं। तो उनको कोई चाहिए इसलिए वो
इतने एज में फिर 40s में आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो ये गलत है। इससे अच्छा डिसाइड करना है कि मिनिमम 2 तो चाहिए और ये कब होगा जब एन्जॉयबल पीरियड वो बनेगा। 9 महीने में क्या-क्या हम अच्छे से कर सकते हैं, वो अगर उनको समझा, तो वो अपने आप सेकंड ट्राई करेगी। इसलिए मैंने वो एग्ज़ाम्पल ली कि साउथ बॉम्बे की एक लड़की जो तैयार नहीं थी, वो अभी 3rd टाइम प्रेग्नेंट है और उसकी 2 जो बेटे थे, वो एकदम अच्छे हैं। वो सब फैमिली की फैमिली आई थी अभी, तो इसलिए मुझे एकदम याद आ गया कि गर्भ संस्कार मदर को भी कैसे इफ़ेक्टिव है। जी मैम, गर्भ संस्कार तो मदर और बेबी दोनों के लिए है। अ, कुछ लोग हैंड रेज़ कर रहे थे, जिनको डाउट था। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सवाल। श्रुति जी, शीला जी, तेजस जी, आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, मैं श्वेत गोपी बोल रही हूँ बेलगाम से। हाँ, माता जी, बोलिए। मुझे पूछना था कि परफेक्ट एज क्या है प्रेगनेंसी का? प्रेगनेंसी का परफेक्ट एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बताना ही था हम लोगों को। 30 के पहले अभी ये एज के लिए मैं बताती हूँ, आज के दिन के लिए 30 के पहले फैमिली शुड बी क्लोज्ड, मीन्स विथ 2 किड्स, ठीक है? तो इसलिए पहला जो 25-26 में अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो 30 के पहले दूसरी हो जानी चाहिए। ये हमने आज की लाइफ़स्टाइल, आज का प्रोफेशनल एजुकेशन होने के बाद जो अभी लड़कियों की कंडीशन है, उसके हिसाब से बताई है। आयुर्वेद में तो कहा है कि 25 के पहले ही सब होना चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम एट द एज ऑफ 14 शुरू हो गई है प्यूबर्टी के टाइम, तो उसका यूज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जल्दी हो जाए 20-25 तक उतना होना चाहिए, लेकिन आज के दिन में वो पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे भी नहीं। 25 टू 30 के बीच में प्रेगनेंसी होनी चाहिए। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। एक 21 ईयर की एक लेडी थी हमारे पास। अ, उसको 9 महीने पूरे प्रेगनेंसी में नौसिया, वॉमिटिंग और वो एकदम दुबली-पतली थी। फुल नौसिया, वॉमिटिंग उसको चलता था। उसने गायनेक की एक भी टैबलेट नहीं ली। मेरी एक भी टैबलेट नहीं ली। हम लोग प्रेगनेंसी में बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, नॉर्मल डिलीवरी हो उसके लिए। तो हमारे जो भी कुछ मेडिसिन है उसने एक भी नहीं लिया। गायनेक का आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन कुछ भी नहीं लिया। घर का खाना ही नहीं खाती थी, वो पानी नहीं पीती थी। जो कुछ किया बाहर निकला। तो ऐसे कंडीशन में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसके बच्चे का वेट था 4.25 केजी। तो ये बहुत बड़ा मैजिक है, लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये निसर्ग का काम है। निसर्ग जो टाइम अच्छा रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो ही टाइम अगर हमने उसका यूज़ कर लिया, तो हमें ज़्यादा कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो अपने आप निसर्ग ही करता है। अब ये नहीं हो रहा है, 20 में डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, 30 के पहले करनी चाहिए, लेकिन इसलिए गर्भ संस्कार ये ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी नहीं है, हमारा एज ऐसा नहीं है, हमारा स्ट्रेस भी 0 नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, मुझे नहीं पता था अभी तक, लेकिन मैं मेरे बाजू वाले के जो बताऊँगी, मेरे फ्रेंड्स को तो बताऊँगी, मेरी छोटी सिस्टर को तो बताऊँगी कि देखो बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कि जितना जल्दी आप करोगे उतना अच्छा है। और ये गर्भ संस्कार करने का और एक फ़ायदा ऐसा है, यानी प्रचार आपको खुद ने करना चाहिए क्योंकि आपके बच्चों के साथ जो दूसरी आप सोनोग्राफी करने जाते हो हॉस्पिटल में, तब क्या होता है और 4-5 लोग आपके साथ दिखते हैं आपको, तो आपने उनको भी बताना चाहिए कि आप अगर नहीं कर रहे हो तो करो गर्भ संस्कार। क्यों? क्योंकि जब आपके बच्चे स्कूल में जाएँगे, तो उनके भी बच्चे स्कूल में जाएँगे, तो आपके बच्चों के भी फ्रेंड्स रहेंगे। तो आपने जितना अभी तक कुछ किया है, उसको और बूस्ट करने के लिए क्या रहेगा, तो आप उनके फ्रेंड्स रहेंगे। तो बच्चों का फ्रेंड सर्कल भी करने का काम आपको करना है, तो आप नंबर ऑफ आपके फ्रेंड्स को बताएँगे कि अरे तू भी ऐसा कर, तू भी ऐसा कर, तो उसका प्रचार भी होगा। भारत भी समर्थ जल्दी अच्छा तैयार हो जाएगा, एक-एक जीव अच्छा निर्माण करेगा। थैंक यू श्वेत गोपी माता जी। थैंक यू माता जी। इसके बाद और कोई डाउट पूछना चाहता है? हरे कृष्णा। माता जी, मुझे और एक पूछना था। हाँ, हाँ। जो लोग लाइक जहाँ पे भी आपका बेस्ड है सेंटर, वहाँ पे अगर वो नहीं आ सकते हैं हुँ, और तो आप जैसे ट्रेनिंग के बारे में बोल रहे थे, तो हाँ। क्या एग्ज़ैक्टली ट्रेनिंग है वो? ट्रेनिंग के लिए अभी तो ऐप है, अभी ऐप सफिशिएंट है और ऑनलाइन भी हम बात कर सकते हैं। लोकल सेंटर डेवलप करने के लिए हमारे प्रयास तो है
लेकिन आप जितना जल्दी शुरू करोगे हम आपको हेल्प करेंगे। आपका ट्रेनिंग तो हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है, वो है कुछ प्रॉब्लम। लेकिन अभी ऐप के द्वारा भी हम कर सकते हैं, नहीं जो दूर के लोग हैं वो ऐप से भी करते हैं। आप अगर ऐप का सिर्फ फॉलो भी लेंगे ना, क्योंकि देखो सबको एक मोटिवेशन लगता है और वो रोज लगता है। ऐप पास में है तो भी आप अगर उसका कि आपने ये सुना कि नहीं, आपने म्यूजिक सुना क्या, आपने स्टोरी पढ़ी क्या, ये भी आप कर सकते हो आपके सेंटर में। यस माता जी, थैंक यू। ओके। ओके मैम, यहाँ पे तेजस जी ने हैंड रेज किया है, तन्वी जी ने हैंड रेज किया है, तो हम उनके डाउट्स लेते हैं। तेजस जी आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ। ये इसमें मेल पार्टनर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत है। म्यूजिक भी आप बोल सकते हो। हमने जैसे बोला कि मदर ने गाना गाना चाहिए रात को ललबाय, तो फादर भी गा सकते हैं। आप रीडिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ओवरलोड तो है, एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी अभी उस पर आ गई है। घर का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, पहला बेबी है तो पेरेंटिंग करना है। तो हस्बैंड है तो वो पेरेंटिंग की जिम्मेदारी ले सकते हैं। उनको कुछ रीडिंग करने के लिए इतना सब कुछ करने के बाद हम बोलते हैं रीडिंग करो, तो प्रेग्नेंट लेडी बोलती है हम बैठ जाते हैं बुक सामने लेके तो नींद आ जाती है। तो हस्बैंड उनको कुछ सुना सकते हैं अच्छा। सुबह का चाय बना के दे सकते हो। उनके ड्राई फ्रूट्स अगर रात को पानी में भिगोना है वो आप कर सकते हो। बहुत छोटे-छोटे काम है, तो वो सब आप कर सकते हो। ओके जी, ओके। जरूर। बहुत Thank अच्छा you. सवाल था। थैंक यू सो मच सर। तन्वी जी आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। मुझे एक डाउट है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर एलोपैथी, उसके साथ एलोपैथी मेडिसिन ले सकते हैं क्या? 100% ले सकते हैं। मैंने बाहर जो पेशेंट को मैंने देखा भी नहीं है, आउट ऑफ इंडिया भी हम ऐसे 9 महीने की किट पूरी भेज देते हैं। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ये चीज़ें उनकी गायनेक से उनकी चालू रहती है। उसको मैं इंटरफेयर नहीं करती उसमें। लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जैसे हमने बोला 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके लिए शंखपुष्पी एग्ज़ाम के पहले देने में कुछ मतलब नहीं है। तो हमारा मेधाविनी करके जो ब्रेन टॉनिक है, वो हम 6 मंथ से शुरू करते हैं। 6, 7, 8, 9 माँ को वो टैबलेट देते हैं, जिससे माँ को नींद अच्छी आती है और बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट होती है। और वो लैक्टेशन पीरियड में भी कंटिन्यू करने को बोलते हैं क्योंकि वाई मिल्क वो अपने आप बेबी को मिलेगा। तो ऐसे नॉर्मल डिलीवरी के भी है रिजल्ट की फर्स्ट सी सेक्शन है और सेकंड टाइम नॉर्मल है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है हमारी स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लैक्टेशन प्रॉपर हो उसके लिए। तो आप एक्चुअली हम उसको मेडिसिन बोल रहे हैं, लेकिन वो आप उसको फूड सप्लीमेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये सब आजकल जो पहले फूड में जाता था, वो नहीं जाता। पता है हम कितना भी ऑर्गेनिक फूड इसके ऊपर विश्वास रख के लेते भी है, लेकिन एक्चुअली उसमें क्या है हमें नहीं पता। तो इसलिए जी। थोड़ा-सा आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, इतनी सारी टैबलेट आपको खानी पड़ेगी, वो ब्रेकफ़ास्ट जैसा ही हो जाता है वो 4-4 टैबलेट क्योंकि आयुर्वेदिक डोज़ थोड़ा ज़्यादा रहता है। ज़्यादा। सिट्रिज़िन खाली इतनी तो 24 आवर्स काम करेगी, लेकिन ये जो मासानुमास टैबलेट है आपको दिन में 4 खाना पड़ेगा। तो थोड़ा आपको तपश्चर्या करनी पड़ेगी, लेकिन रिज़ल्ट एक्सीलेंट मिलेंगे। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू तन्वी जी, थैंक यू सो मच। मैम कल्पना पाटिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। कल्पना जी आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। या हाय मैम, दिस इज कल्पना फ्रॉम बेंगलोर। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन था। मेरा ये सेकंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरा नॉर्मली था। सेकंड प्रेगनेंसी में मैं चाहती हूँ कि मेरा नॉर्मली हो जाए, तो उस तरीके से मैं मतलब सारी चीजें कर भी रही हूँ। बट एक मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में 8 इयर्स समथिंग 7 इयर्स और 8 इयर्स का गैप है बिकॉज ऑफ माई करियर। तो मुझे ये जानना है कि आजकल जो मैंने जाना था, अब मैं डर रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा पेनफुल होता है, इसलिए तो मुझे किसने बोला कि एपिड्यूरल नाम का कोई चीज़ है, जो हमें लेने से ज़्यादा दर्द नहीं होता। बट क्या हम वो लेने लेने के बाद लास्ट में जब अपना सर्विक्स 10 तक खुलता है, क्या तब हम बेबी को पुश कर सकते हैं? मेरा एक ये डाउट था। हाँ, आप इतना टेंशन सोचो ही मत। फर्स्ट नॉर्मल ओके। है ना, तो आपके हाँ। डॉक्टर आपके नॉर्मल ही करेंगे।
कुछ एक्स्ट्रा कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया तो आप और मैंने बोला वो सी सेक्शन सोचो ही मत आप। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो डॉक्टर बोलेंगे अभी सी सेक्शन करना है तो बस करना है। नो, मैंने सोचता ही नहीं है। ये जो निगेटिव थॉट्स है ना, ये अपने बाकी के पूरे काम पर पानी डाल देते हैं। मेरी नॉर्मल ही डिलीवरी होने वाली है। हम जो गर्भ संवाद बोलते हैं ना, तो हे बच्चू तुझे योग्य समय पे यानी फुल योग्य मार्ग से मीन्स वजाइनल डिलीवरी शरीर मन बुद्धि की पूरी ग्रोथ करके आना है, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे गर्भ संवाद का लास्ट सेंटेंस ये रहता है। तो आना है तो वैसे ही। और उसको क्या बताना है, 9th मंथ के गर्भ संवाद में हमने ये भी डाला है कि जब वो नॉर्मल डिलीवरी से बेबी बाहर आता है ना, तो उसको एक प्राउड फील रहता है कि अरे मेरे बाहर निकालने का मार्ग मैंने खुद ने तैयार किया, मुझे किसी की जरूरी नहीं पड़ी। स्टॉप। तो ये आत्मविश्वास उसका बढ़ता है। तो ये हम 9 मंथ में उसको रोज गर्भ संवाद के थ्रू सुनाते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो। तो जी आप मैम, बिल्कुल मत लो। जरूर। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस आपके बेबी के ऊपर संस्कार करने हैं, ठीक है? ओके कल्पना जी, आपका डाउट क्लियर हो चुका है ना अभी? यस हो गया होगा। थैंक यू मैम। जी थैंक यू सो मच। हमारे साथ ब्यूटी कुमारी जी जुड़े हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। ब्यूटी जी, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हेलो मैम। आज का सेशन काफी ऐसा नॉलेजेबल रहा हमारे लिए गर्भ संस्कार से रिलेटेड। मैम मैं जानना चाह रही थी कि जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में एनर्जी लेवल की फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा रहती है। मैं खास करके हर आए दिन ऐसे सुबह लो ऑन एनर्जी रहती हूँ, ज्यादा स्टैमिना वाइज बहुत लो रहता है मेरा। तो क्या गर्भ संस्कार में इसकी कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि मैं थोड़ा एनर्जेटिक सी रह सकूं, सारे काम ऐसे हंसी-खुशी कर सकूं, बिना ऐसे टायर्ड हुए? यस मैम। वर्किंग हो आप? यस मैम, वर्किंग हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही है मेरा वैसे। ओके। Yes. देखो, वर्क फ्रॉम होम का हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। आपको थोड़े से योगासन प्राणायाम करने पड़ेंगे। तो प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम अर्थात हम प्राण शक्ति को अंदर लेते हैं। जितनी प्राण आप जितना डीप ब्रीदिंग करोगे ना पहले से उतना, क्योंकि बीच में आपका कौन सा मंथ है अभी? जी 7th मंथ अभी। अच्छा, आप एंड तक आ गए। हाँ, तो आपको जितना डीप ब्रीदिंग आप कर पाते हो उतना करो, क्योंकि वो प्राण आप अंदर डाल रहे हो और आपके अंदर और एक प्राण तैयार हो रहा है। तो वो प्राण को वो प्राण लगता है, इसलिए आपको डल क्यों फील हो रहा है, कितना जितना आपकी बॉडी में है ना वो पूरा अपने बच्चा ले रहा है, तो आपको कम पड़ता है। ठीक है, तो आप पहले तो उसकी चिंता मत करो, वो अंदर अच्छे से बढ़ रहा है। कभी-कभी ये भी होता है कि अरे मुझे इतना टायर्ड फील कर रही हूँ मैं, तो उसका क्या होगा? वो अच्छा है, खुशी में है वो, उसका टेंशन छोड़ो, क्योंकि उसका जो चाहिए वो ले रहा है। अभी आपको क्या करना है, तो हमारे ओजल करके ऐसे प्रोडक्ट है जो ग्रैन्यूल्स आते हैं उसके, वो या आप अभी अधिक महीना चल रहा है तो वो बतासा मिलता है, देखो उसकी पाउडर बना के रखो। उसमें धनिया जीरा पाउडर, तो धनिया जीरा पाउडर और मिश्री ऐसे भी आप बीच बीच में अगर खाते हो, आपको शुगर नहीं है ना वो एक बार देख लो, तो उससे भी आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। जबरदस्ती ड्राई फ्रूट्स खाना भी वीकनेस है, इसलिए ड्राई फ्रूट नहीं खाना है आपको। थोड़ी हल्की हल्की चीजें ऐसे खाते रहोगे तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। मेन तो है ब्रीदिंग, म्यूजिक सुनना जो आपके मूड को, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहेगा 9 महीने में, तो थोड़ा म्यूजिक आप अगर सुनते हो ना, तो वर्क फ्रॉम होम है तो आप बैकग्राउंड में आपका म्यूजिक चालू रहा घर में, तो भी आपकी एनर्जी लेवल, और थोड़ा फास्ट म्यूजिक लगा तो आपकी काम की स्पीड बढ़ जाएगी। और योग निद्रा जिसको अवयव ध्यान भी कहते हैं, तो बस एक 5 मिनट के लिए लेट जाना, अपने ईच एंड एवरी ऑर्गन पर फोकस करना, ये आपको मिल जाएगा कहीं पर भी योग निद्रा। वो कमेंट्री करते रहते हैं, आपको एक एक ऑर्गन रिलैक्स करना है। दिन में पूरा 1-2 घंटे सोने से अच्छा आप 5-5 मिनट का 5-10 बार भी सो जाओगे ना, ऐसी छोटी-छोटी नींद लेंगे, तो उससे आपकी एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्रेन को आपको सप्लाई करना है, ब्लड सप्लाई, क्योंकि वो कम होता है, उससे भी नींद आती है, थकान आती है। तो कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट से भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे सुवर्ण सुच्छेकर एक हमारा मेडिसिन है, उससे भी है। कुछ टॉनिक है जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन डाइट में भी आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके थैंक यू ब्यूटी कुमारी जी, थैंक यू सो मच। जो जल है उसका भी आप उपयोग करो, वो कैसे बनाना आपको दीप्ति मैडम बता देंगे। ओके जी जरूर मैम, आप हमसे जुड़िएगा फिर से, हम आपको जरूर गाइड करेंगे।
मैम हमारे चैट बॉक्स में और कुछ क्वेश्चंस है। वेदिका जिंजाल जी पूछ रहे हैं कि वो शादी से पहले से गर्भ संस्कार कैसे लिया जा सकता है, कैसे शुरू कर सकते हैं, इनका डाउट है। अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है और ये चाहते हैं कि हम पहले से ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। शादी फिक्स हो गई या नहीं हो गई? वेदिका जी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ मैम, हुई है, अभी एंगेजमेंट हुई है मेरी। एंगेजमेंट हुई है। आपके हस्बैंड रेडी है होने वाले इसके लिए? हाँ, रेडी है। हाँ, तो अभी आप दोनों को क्या करना है, आपका एज क्या है अभी? 22। वेरी गुड। तो जो मैंने आइडियल एग्जांपल बताया वो आपका भी हो सकता है। और आपका करियर, आपका प्रोफेशन, यानी आपको और कुछ करना है कि शादी के बाद आप तुरंत बेबी प्लान करने वाले हो? जी मैम, मैं वो भी क्वेश्चन पूछने वाली थी कि आफ्टर मैरिज कितने साल, क्या परफेक्ट एज क्या है वुमन की, क्या प्रेगनेंसी यही चांस ले आइडियल एज सकते हैं? है। आइडियल एज तो आप अभी भी हो, तो शादी के बाद आप तुरंत ये करो। देखो, पीएचडी या पीजी करना या जॉब करना एट द एज ऑफ 60 भी हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी डिलीवरी ना यही पीरियड में होगी और आपका एकदम आइडियल एज है। अगर आपके हस्बैंड होने वाले रेडी है, आप रेडी है, तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, वो सब छोड़ दो। एक आप आइडियल एग्जांपल सेट कर सकते हो कि 22 में मैंने इतना सब कुछ काम किया और मेरी नेचुरल डिलीवरी हो गई। तो अभी आपको तैयारी करनी है, तो आप अच्छे क्वालिटीज ढूंढना शुरू कर दो आपके आजू बाजू में। आपकी कौन से अच्छे क्वालिटीज है, कौन से हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारे भी नहीं है लेकिन हमारे आजू बाजू में है, तो कलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी, ये हमारा बिफोर कंसेप्शन से एक एक्टिविटी रहता है, वो उससे आप शुरुआत करो। लेकिन एज तो आपका परफेक्ट है, आप मेरा आइडियल एग्जाम्पल बन जाओगे। 1 साल के बाद मैं आपका एग्जाम्पल बताऊंगी लेक्चर में, ठीक है? जी मैम, वेदिका जी आप समझ ही गए होंगे। थैंक Yes, यू yes, फॉर दिस thank you, thank you. क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। कल्पना जी, हमारे ऐप का नाम प्रेग वेदा है, आपको ये इसी नाम पे मिल जाएगा, ठीक है? मैम इसके बाद तन्वी पाटिल जी ने हैंड रेज किया है। तन्वी जी आपको और एक सवाल है तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। नहीं मैम, जो वही डाउट था वो वेदिका जी ने पूछ लिया है, अच्छा जी, वो डाउट क्लियर हो गया है। ओके ओके, थैंक यू। और मेंबर्स जो जुड़े हैं यहाँ पे, कोई कुछ पूछना चाहता है? पूजा जी, श्रद्धा जी, आप कुछ पूछना चाहोगे? चलो, मुझे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगे। हस्बैंड का मेन क्वेश्चन अच्छा है और ये वेदिका का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मुझे एक्सपेक्टेड है। सामने वालों ने पूछना चाहिए कि हम रेडी है, हम कब प्रेगनेंसी प्लान करें, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जी। आप और आपके जो फ्रेंड्स है, छोटे सिस्टर्स है, उनको आप जरूर बताओ ये काम जो एज में होना चाहिए वो किया तो हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं, वो आप एंजॉयबल और वो पीरियड आपका हो जाएगा, ठीक है? ठीक है मैम, मुझे लगता है कि अभी हमने सारे सवाल जो है कवर कर लिए हैं। आप में से कोई और अभी पूछना चाहता है? तेजस जी? ओके, ठीक है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम, हाँ, एक्चुअली मैं और मेरी पार्टनर वी बोथ आर लिटरली पोलर अपोजिट्स। इफ शी इज वाइट देन आई एम ब्लैक। अगर उसे कुछ चाहिए तो मुझे उसके एग्जैक्ट अपोजिट चाहिए। बट वी हैवंट गॉट मैरिड येट, बट आई वांट टू नो कि इसकी वजह से बेबी पे कुछ असर होगा? नहीं, जब आप प्लान करोगे ना तो आप आपके ऐसे क्वालिटीज लिखो कि Okay. जो योग्य है, परफेक्ट है। तो उसमें क्या है, देखो कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, सब में पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो हमें अभी सिर्फ आप दोनों का पॉजिटिव देखना है। तो आप एक दूसरे के अच्छे अच्छे क्वालिटीज लिखो और प्लान करो कि हमारे यही क्वालिटीज आगे जानी चाहिए। कौन सही है, वो गलत है, ये अभी क्वेश्चन नहीं है। हम है ऐसे है, कुछ जगह हमें चेंज होना पड़ेगा, बच्चे के लिए हम चेंज हाँ। होने चाहिए, लेकिन क्या अच्छा सामने जाना चाहिए, ये एक बार आपका फिक्स हो गया ना, तो फिर वो आपको इजी हो जाएगा। और Okay. प्रेगनेंसी यूट्यूब चैनल पे और हमारा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी एक लेक्चर है, वो आप भी एक बार देखिए।
श्योर मैम, श्योर मैम। जी मैम। थैंक यू। ठीक, बहुत ही अच्छे सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे प्रेक्षक है उनको लेक्चर समझ आ चुका है। हम और भी मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आई वेट फॉर मोर वेबिनार जो आगे जाके बाकी के जो हम कवर कर सके। इट वाज अ वेरी गुड सेशन, इट रियली हेल्प। जरूर हम फिर से करेंगे। थैंक यू। जरूर हम इसके और भी जो अलग संस्कार भी होते हैं, 16 संस्कार है, तो सबके ऊपर भी हम वेबिनार कर सकते हैं, जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, अच्छे से सुना, डाउट्स भी आपके क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, अभी हम रुकते हैं यहाँ पे। चलो, थैंक यू वंस अगेन सबको। थैंक यू मैम, आपके लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बाय।